जाने जहां में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत शुक्रिया जिंदगी गुलजार है कि वो वाली वीडियो देखने के लिए। एक्चुअली वो वाला कंटेंट इस चैनल के कंटेंट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करती हूँ। तो जब मैं कुछ अच्छा रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं रेकमेंड कर देती हूँ। जैसे कल वाली एपिसोड 6 में मैंने अपना कमेंट पिन किया है और उसमें मैंने कुछ शेयर किया है दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। उनमें से एक जो वीडियो है वो किसी नॉवेल का आई गेस हिस्सा थी और बहुत ही खूबसूरत कॉन्वर्सेशन थी अल्लाह और इंसान के दरमियान। और मेरे ख्याल में आप में से बहुत से लोग उससे रिलेट कर सकते हैं और आप लोगों को उस चीज़ की सुनने की भी ज़रूरत है। हो सकता है जिस सिचुएशन में आप आज हैं उसमें वो वाले वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल साबित हों और आपकी एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ जाए। बहुत अच्छा मैसेज था उसमें, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आपको टाइम मिले तो आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं और अलीस सिकंदर और उमर जहांगीर की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान में देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वैसे ये दास्तान थोड़ी सी तो शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो पिछली एपिसोड थी वो जहाँ पे ख़त्म हुई थी आपने देखा था कि नानो और उमर के दरमियान एक कॉन्वर्सेशन हुई थी जिसके एंड में नानो ने उससे कहा था कि हाँ ठीक है, मैं उसकी शादी 4-5 साल के लिए डिले कर देती हूँ अगर तुम मुझसे शादी करो। और नानो का ख्याल था कि वो उसे पसंद करता था, जिसके जवाब में उसने ये कहा था कि उसे कोई भी नापसंद नहीं कर सकता। लेकिन नानो ने क्या कहा था, तुम्हारी पसंदीदगी की नौयत मुख्तलिफ है। तो लग रहा है कुछ कुछ तो कहानी यहाँ पे शुरू हो ही चुकी है, लेकिन उमेरा अहमद साहिबा ने ये वाला सीन यहीं पे खत्म कर दिया था। अब आते हैं अगले सीन की तरफ। यह है बाब नंबर 16 का रिमेनिंग पार्ट, जहां पे नाना उमर से कुछ पूछ रहे होते हैं। नाना उस दोपहर को खाने की मेज पर उससे ये पूछ रहे होते हैं कि अब क्या तय किया है तुमने। और उमर जवाब में कहता है कि नहीं ग्रैंडपा, पहले मुझसे बहुत ज्यादा यहाँ पे देर हो गई, अब मुझे वापस जाना ही है। लेकिन उमर बेटा, अभी तुम वापस जाकर करोगे क्या? 4-5 माह तक तो वैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा क्यों नहीं करते कि तब तक तुम यहीं रुक जाओ? जी रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पापा के साथ यही तय हुआ था कि पेपर्स देने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा और इंटरव्यू की तैयारी वहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें यहाँ ज्यादा आसानी होगी। आसानी की तो खैर कोई बात नहीं है, मेरे लिए दोनों जगह पर एक ही बात है, मगर अब पापा ने कहा था तो जाहिर है कि मेरे लिए जरूरी है कि मैं वापस चला ही जाऊं। और नानो ने इस वक्त पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, तुम रहने दो, जहांगीर से मैं खुद ही बात कर लूंगी, उसको भला क्या एतराज होगा, लेकिन फिलहाल तुम यहीं रहो। नहीं ना ग्रैनी, मुझे खुद भी वहां कुछ काम निपटाने, इसलिए मुझे जाना ही होगा, उसने एक बार फिर इनकार करते हुए कहा था। भाई तुम्हें इतना प्रॉब्लम है ही किस बात का? आखिर प्रॉब्लम तो कोई नहीं है ग्रैनी, बस मैं अब कुछ उकता गया हूं एक ही जगह रहकर, बस कुछ घूमना फिरना चाहता हूं। हाँ तो यहाँ घूमो ना, तुमने पाकिस्तान में कुछ देखा ही नहीं है अभी। यहाँ घूमने के लिए है ही क्या ग्रैनी? अरे बहुत कुछ है, नॉर्थर्न एरियाज की तरफ जाओगे ना तो हैरान रह जाओगे। अच्छा वहां क्या है ऐसा? ये तो तुम जब जाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा ना कि वहां क्या है। ग्रैनी पहले तो आपने लाहौर की तारीफों के अंबार लगाए थे, लेकिन लाहौर में ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अब नॉर्दर्न एरियाज की तारीफ कर रही हैं तो मुझे शक है कि वहां भी कुछ नहीं होगा। तुम मालम जब्बा जाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं सच कह रही थी या फिर झूठ। ना सवात और गिलगित चले जाओ, तुम वहां बहुत एंजॉय करोगे। नानो ने पूरा प्लान सामने रख दिया था। अच्छा सोचूंगा, उसने टालने की कोशिश करते हुए कहा था। लेकिन ग्रैनी मैं अकेला कैसे जाऊंगा? आपको तो पता है ना कि मैं अकेला कुछ भी एंजॉय नहीं करता। अकेला जाने की भला क्या जरूरत है, अपने दोस्तों और कजिन्स को साथ ले जाओ ना, उन्होंने फौरन तजवीज पेश की। हाँ दोस्त और कजिन्स इतने फारिग कहाँ हैं कि मेरे से चल सकेंगे वो लोग? ऐसी भी बात नहीं है, मैं वलीद को फोन करती हूँ, वो तो फौरन चल पड़ेगा तुम्हारे साथ। नानो ने अब उसे पूरी तरह घेर लिया था। अच्छा रुके, मैं पहले पापा से बात कर लूं। हाँ उसने एक बार फिर जान छुड़ाने की कोशिश की थी।
नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैंने कहा ना कि मैं जहांगीर से खुद बात कर लूंगी, तो कर लूंगी ना। यानी ग्रैनी आप मुझको किसी भी तरह से यहां से निकलने नहीं देंगी, उमर ने अब कुछ बेचारगी से कहा था। तुम्हें चले तो जाना ही है ना, तो फिर क्या है, अगर कुछ अरसा तुम हमारे साथ यहां रह लोगे तो। क्या मतलब, आप अभी तक तंग नहीं आई मुझसे? नहीं, भला तंग क्यों आऊंगी तुमसे? नानू ने कुछ खफकी से कहा था। बहुत खिदमतें करनी पड़ती है ना आपको मेरी, इसीलिए पूछ रहा हूं। अरे नहीं मेरा बच्चा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कम से कम कोई मसरूफियत तो हो ना मेरे पास, और घर में तो रौनक है तुम्हारी वजह से। नानू ने उसे प्यार से देखते हुए कहा था, और उमर चंद लम्हे उनके चेहरे को देखता रहा, और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी, और उसने ज़ेरे लब कुछ कहा भी था। क्या कहा था यह हमें नहीं पता, क्योंकि मुसन्निफा ने यह वाला सीन यहां पे कर दिया है खत्म। अगले सीन की तरफ आते हैं, और उमर अपने पापा को कॉल मिलाता है और कहता है, हेलो पापा, मैं उमर हूं। कॉल मिलने पर उसने कहा था, हाँ उमर कैसे हो? मैं ठीक हूं पापा, वो मुझे पूछना था कि आपने अभी तक मेरी सीट बुक नहीं करवाई। उसने फौरन पूछा। हाँ, वो दरअसल कुछ मसरूफियत थी। दूसरी तरफ जहांगीर मुआज ने ठहरे हुए लहजे में कहा था, तो बताएं ना फिर कब सीट बुक करवा रहे हैं आप? इतनी जल्दी है ही क्या तुम्हें वापस आने की? उमर उनकी बात पर हैरान हुआ, लेकिन पापा आप ही ने तो कहा था कि पेपर्स के फौरन बाद वापस आ जाओ। हाँ, मगर अब मैं सोच रहा हूं कि तुम अभी वहीं रहो। लेकिन क्यों पापा? वहां रहकर तुम इंटरव्यू की तैयारी ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकोगे, तुम्हारे कजन्स तुम्हें अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकेंगे। नहीं पापा, मैं आपके पास आकर अभी तैयारी करना चाहता हूं, ये कोई इतना मुश्किल भी तो नहीं है। नहीं नहीं, फिर भी तुम्हें वहीं रहकर तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने उसकी बात काट कर कहा। पापा, क्या ग्रैनी ने आपसे कोई बात की है? उसने कुछ बेचैनी से कहा। कैसी बात? वो मुझसे कह रही थी कि अभी मैं वापस ना जाऊं, मगर मैंने उनसे कहा कि मुझे फौरी तौर पर वापस जाना है, और वो फिर कहने लगी कि वो खुद आपसे बात कर लेंगी। नहीं, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन ठीक है, अगर वो इसरार कर रही हैं तो तुम फिर वहीं रह जाओ ना। मगर पापा, मुझे बहुत से काम है अमेरिका में। काम भी हो जाएंगे, फिलहाल तो मैं ये चाहता हूं कि तुम वहीं रहो। लेकिन मैं बोर हो गया हूं यहाँ, अमेरिका आऊंगा तो कुछ घूम लूंगा ना, रिलैक्स भी हो जाऊंगा। उसने इसरार किया। बोर होने की बात है तो मैं तुम्हें किसी दूसरे मुल्क का वीजा लगवा देता हूं, तुम कुछ दिन वहां सैर कर लो। स्पेन चले जाओ ना, या फिर यूनान, या जहां भी तुम चाहो। जहांगीर मुआज ने फौरन पेशकश की, और उमर उलझन का शिकार हुआ, आखिर वो उसे अमेरिका आने से रोक ही क्यों रहे थे। लेकिन फिर भी पापा। उमर, जिद मत करो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। मैं खुद भी सोच रहा हूं कि कुछ अरसे तक पाकिस्तान का एक चक्कर लगाऊं। उन्होंने उसे मजीद कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा पापा, कुछ ही दिन के लिए आने दें। कहा ना, जब मैं पाकिस्तान आऊंगा तो वापसी पर आ जाना तुम मेरे साथ, मगर अभी नहीं। अब ये बताओ कि कहां जाना चाहते हो तुम, मैं तुम्हारा वहां का वीजा लगवा दूं। उन्होंने एक बार फिर बात का मौजू बदला था। कहीं भी नहीं। फिर ठीक है, मैं यहीं ठीक हूं, और वैसे भी ग्रैनी चाह रही थी कि मैं नॉर्थर्न एरियाज चला जाऊं कुछ दिनों के लिए, तो फिर मैं वहीं चला जाता हूं। उसने खासी बेदिली से कहा। हाँ ये ठीक है, तुमने पहले ये इलाके देखे भी नहीं है, तुम खासा एंजॉय करोगे वहां। उन्होंने फौरन उसे इजाजत दे दी। अच्छा अब ये बताएं, आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? अभी कुछ फाइनल नहीं है, कुछ दिनों बाद तुम्हें दोबारा फोन करूंगा ना तो बता दूंगा, उन्होंने से बताया। अच्छा कुछ और पूछना चाहते हो तुम? नहीं पापा। ओके ठीक है, फिर गुड बाय। उन्होंने साथ ही बात खत्म कर दी। गुड बाय। उमर खासा बददिल था, और बददिली के साथ साथ वो हैरान भी था कि पापा उसे अमेरिका क्यों नहीं आने देना चाहते। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म।
अगले सीन में उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी और चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कदमों की चाप उभरी और दरवाजा खुल गया और थी वहां पे अलीसे। अलीसे उसे दरवाजे पर देखकर कुछ हैरान हुई थी और वो फिर दरवाजे से हट गई। आ जाओ अंदर। पेपर्स कैसे हुए तुम्हारे? उमर ने अंदर आते खासी बेतकल्लुफी से पूछा। जी अच्छे हो गए। गुड। वो अब कमरे का जायजा ले रहा था। क्रिस्टी नजर नहीं आ रही, वो बाहर है। अच्छा आजकल क्या कर रही हो तुम? वो कमरे के वस्त में खड़ा पूछ रहा था। मैं कुछ भी नहीं। अच्छा मैं बैठ जाऊं यहां पे? अब उसने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा था। जी जी बैठ जाएं। थैंक यू। वो इत्मीनान से कुर्सी खींचकर बैठ गया। मेरे साथ सवार चलोगी तुम? क्या? उस गैर मुतवक्की सवाल पर हैरान ही रह गई। हाँ भाई इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैंने पूछा कि मेरे साथ सवार चलोगी? उसकी हैरानी पर हैरान हुआ था। आप सवार चाह रहे हैं? हाँ ग्रैनी की फरमाइश, बल्कि यूं कहो कि जिद पर। तो तुम फिर चलोगी ना? नहीं। क्यों नहीं? बस ऐसे ही। ये बस ऐसे ही क्या होता है? अगर नहीं जाना तो कोई वजह बताओ ना मुझे। मुझे दिलचस्पी नहीं है। कम ऑन अलीसे, घूमने फिरने से भी दिलचस्पी नहीं है तुम्हें? नहीं। क्यों? एक बार फिर पूछा गया और एक बार फिर कहा गया बस ऐसे ही ना। मगर मैं तो तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा, उसने इसरार किया। क्यों? क्योंकि तुम आजकल फारिग हो ना? नहीं मैं फारिग नहीं हूं, मुझे बहुत से काम है। काम होते रहेंगे, तुम चलने की तैयारी करो। लेकिन नानू नहीं जाने देंगी। इस बार उसने नानू का सहारा लिया। क्यों नहीं जाने देंगी? ऐसे अकेले आपके साथ कैसे जाने देंगी भला वो? अब वो उसका कुछ देर तक चेहरा ही देखता रहा। मैं अकेला तो नहीं जा रहा, वलीद मेरे साथ जा रहा और कुछ और दोस्त भी हैं। फिर तो नानू कभी भी नहीं जाने देंगी। भला क्यों? क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है इस तरह आप लोगों के साथ जाना। सो वॉट? उसने खासी लापरवाही से कहा। खैर ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं मजबूर नहीं करूंगा। ये बताओ कि तुम्हारे लिए वहां से लाऊं क्या? वो अब उठकर खड़ा हो गया था और एलिज़ा उसकी बात पर चौंकी। मेरे लिए? हाँ भाई तुम्हारे लिए। बताओ क्या लाऊं? पता नहीं। ओ खुदाया, अब ये भी नहीं पता अलीज़े। और अलीज़ा इस बार भी खामोश रही। लेकिन आपने तो कुछ दिन तक मेरा मतलब है कि वापस चले जाना था ना? अलीज़ा ने कुछ अटकते हुए से पूछा और वो उसकी इस बात पर चौंका। ओह वाह भाई, यहां तो मेरे जाने का इंतजार हो रहा है। उमर ने कुछ अफसोस भरे अंदाज में कहा और अलीज़ा कुछ शर्मिंदा हो गई। हाँ जाना था, लेकिन बस पापा अभी बुलवाने पर तैयार नहीं है मुझे और ग्रैनी भेजने पर, इसलिए आपको कुछ और अरसा मुझे यहां पे बर्दाश्त करना पड़ेगा अलीज़े। और अलीज़ा को कुछ मायूसी हुई। अब तो उसके पेपर्स भी हो चुके हैं, फिर अब ये क्यों नहीं जा रहा? उसने कुछ बेदिली से सोचा और उमर बड़े गौर से उसके चेहरे पर उभरने वाले तासुरात का जायजा ले रहा था और उसके चेहरे पर फैलने वाली मायूसी उसकी तेज नजरों से पोशीदा नहीं रह सकी थी। और फिर उसने अलीज़ा से पूछा, तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? मैंने ये कब कहा? तुमने कहा नहीं, लेकिन अरे ऐसी कोई बात नहीं है। आपने खुद ही कहा था ना कि आप पेपर्स के बाद वापस चले जाएंगे, तो बस इसलिए मैंने पूछ लिया। उसने उमर की बात काटते हुए कहा और उसकी बात के जवाब में कुछ देर तो खामोशी रहा। और तब अलीज़ा सोचने लगी कि अब तो सारी बात भी होगी, अब यहां से जा क्यों नहीं रहा ये?
वो अपने कमरे में उसकी मुस्तकिल मौजूदगी से तंग आ गई थी। कुछ दिन देर से ही सही, मगर मुझे यहां से चले तो जाना ही है। वैसे भी मैं यहां रहने के लिए तो आया ही नहीं हूं, मगर यहां से जाने के बाद मैं तुम्हें मिस करूंगा। वो एकदम संजीदा नजर आने लगा और अलीज़े ने कुछ हैरानी से उसे देखा। तुम मिस करोगी मुझे? उसने एकदम अलीज़े से पूछा और उसके गैर मुतवक्के सवाल पर बस उसे सिर्फ देखती ही रह गई। मैं तो शुक्र करूंगी कि तुम यहां से चले गए, उसने दिल में सोचा और जवाब में कहा, पता नहीं। हाँ, मगर मुझे पता है कि तुम शुक्र करोगी कि मैं यहां से चला गया, है ना? एक लम्हे के लिए तो अलीज़े का दिल धड़कना ही भूल गया था। क्या ये शख्स टेलीपैथी जानता है? उसने हैरानी से उसे देखा जो अब मुस्कुरा रहा था। नहीं, मुझे टेलीपैथी नहीं आती, मैं बस चेहरों को पढ़ लेता हूं। हर वो एक बार फिर हैरान हुई। उमर जैसे उसकी हर सोच से आगाह था। इसे अलीज़े, क्या तुम्हें अपने सब कजिन्स इतने ही बुरे लगते हैं? क्या मतलब? वो उसकी बात पर उलझ गई। मतलब वो खुद भी अपने सवाल पर गौर करने लगा। मतलब ये कि क्या उसामा भी इतने बुरा लगता है जितना मैं? मुझे आप बुरे नहीं लगते, लेकिन उसामा ज्यादा अच्छा लगता होगा, है ना? वो पता नहीं क्या जानना चाहता था। पता नहीं, मैंने गौर नहीं किया, और वो भी यहां बहुत कम ही आते हैं, उसने कुछ सोच कर कहा। मगर आता जाता रहता है ना? आप क्यों पूछ रहे हैं? वो पहली बार चौंकी। बस वैसे ग्रैनी बात कर रही थी ना उसके बारे में, तो बस इसीलिए पूछ रहा हूं। हाँ, जब यहां एकेडमी में ट्रेनिंग हासिल करते थे तो अक्सर आया करते थे। और तुम्हें कैसा लगता है वो? ठीक है, बस ठीक है। वो उसे कुरेद रहा था। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? वो अब उसके सवालों से बेचैन हो रही थी। मैं कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था कि वो इतना स्मार्ट बंदा है, मेरी तरह तुम उसे नापसंद नहीं करती होगी। वो एकदम बात का मौजू बदल गया और अलीज़ा अब उसकी गुफ्तगू से बुरी तरह बेजार हो चुकी थी। उसामा बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, वो उसी तरह कमरे के वस में खड़ा बता रहा था और वह दिलचस्पी के बगैर उसे देखती रही। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, और फिर स्कॉलरशिप पर वो ऑक्सफोर्ड चला गया था। उसका दिल चाहा कि वो उससे पूछे कि वो उससे ये सब क्यों बता रहा है, लेकिन वो खामोशी से बस उसे देखती रही। और ग्रैनी ये भी कह रही थी कि तुम्हारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी उसामा के साथ। उमर ने दानिस्ता झूठ बोला। क्या? मेरी दोस्ती? वो हैरान हुई। क्यों, क्या तुम्हारी दोस्ती नहीं है? नहीं, वो मुझसे बहुत बड़े हैं। नानो कहती थी कि मैं उन्हें भाई कहा करूं, वो बहुत संजीदा रहते थे। वो नानो के झूठ पर हैरान हो रही थी और उमर ने गहरा सांस लिया। अच्छा, हो सकता है ग्रैनी को गलतफहमी हो गई हो, उसने कहा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूं। उसके अगले जुमले पर अलीज़े ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दरवाजा खोलते हुए उसने एक बार फिर पलटकर अलीज़े को देखा था। उसे यूं लगा जैसे वो उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कह नहीं सका और बाहर निकल गया, और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। सीन भी खत्म हुआ और बाब नंबर 16 भी खत्म हुआ। अब आते हैं बाब नंबर 17 की तरफ, और मैंने आपको शुरू में बताया था इसके बाब हैं टोटल 58, तो कहानी अभी काफी बड़ी हुई है। खैर, बाब 17 में होता यह है कि अलीज़े और शहला की कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। आपको पता था कि अलीज़े और शहला का जब आखिरी बार सीन दिखाया गया था, वह नहर के किनारे बैठे हुए थे, जहां पे उसने उमर के उस बिहेवियर के बारे में बताया था जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान थी। और अब जब वो दोबारा मिलते हैं तो शहला उससे पूछती है कि मूड ठीक हो गया तुम्हारे कजन का? और अलीज़े हल्के से मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ।
ओह चलो शुक्र है, कम से कम तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे वाली मुस्तकिल कैफियत से तो छुटकारा मिला। अलीजा उसकी बात पर कुछ झेंप सी गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं यार, मैं तो बस ये कह रही हूं कि अब पहली की तरह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिल जाया करेगी जो कई दिन से गायब थी। ऐसी भी कोई बात नहीं है, अब ऐसी ही बात है। उमर का मूड सही तो तुम्हारा मूड सही, उमर का मूड खराब तो तुम्हारा भी मूड खराब। अरे नहीं, तुम गलत कह रही हो शैला, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने जैसे एहतजाज किया था। काश कि ये बात वाकई गलत होती, मगर ऐसा नहीं है अलीज़े सिकंदर, मेरी प्यारी दोस्त, आप मुझे धोखा नहीं दे सकती। उसने हैंडबैग में से कीनू निकालकर साथ चलते चलते छीलना शुरू कर दिया। मैं बस उसकी वजह से परेशान थी और शहला ने उसकी बात काट दी। देखो, तुम्हें मेरे सामने कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। आई नो यू इनसाइड आउट। अलीज़ा कुछ देर खामोशी से उसके साथ चलती रही और फिर उसने कुछ मध्यम आवाज में कहा, मेरी उसके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होने से कोई किसी के लिए इस तरह परेशान नहीं होता अलीज़े। वो साफ गोई का हर अगला पिछला रिकॉर्ड तोड़ने पर तुली हुई थी। वो मेरा दोस्त है। नहीं, मामला दोस्ती की हदूद से काफी आगे बढ़ चुका है। शहला, मैं और शहला ने कुछ तंग आकर उसकी बात काट दी। तुम डरती क्यों हो ये मान लेने से कि तुम उससे मोहब्बत करती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, बल्कि 100% ऐसा ही है। अच्छा तो ठीक है, फिर इससे क्या होता है? बहुत कुछ होता है अलीज़े बीबी। आपका प्रॉब्लम यह है कि आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके ये समझ लेती हैं कि सारी दुनिया इसी तरह आंखें बंद किए बैठी है। आपको उससे मोहब्बत है तो आप जाकर उससे कहें ना कि आप उससे मोहब्बत फरमा रही हैं, वो भी खामोश मोहब्बत। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि या तो उमर साहब भी आपसे अपनी मोहब्बत का इकरार कर लेंगे, या फिर ये होगा जिसका ज्यादा इम्कान है कि वो आपका दिमाग दुरुस्त कर देंगे। कम से कम फिर आप इस मोहब्बत के चक्कर से तो निकल आएंगी ना। और अलीज़े ने कुछ रंजीदगी से उसे देखा। मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मतलब? तुम नहीं चाहती कि वो तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे और शादी करे? शहला ने कुछ हैरान होते हुए उसे देखा। नहीं। तो फिर? मैं बस ये चाहती हूं कि वो ठीक रहे, परेशान ना हो, बस वो खुश रहे। चाहे उसकी जिंदगी में कोई अलीज़ा सिकंदर हो या ना हो। हाँ, चाहे उसकी जिंदगी में मैं ना हूं। हाँ, मैं तो तुम्हें समझ नहीं पाई, तुम आखिर चाहती ही क्या हो? मुझे तो जो चीज अच्छी लगे मैं चाहती हूं कि वो मुझे मिल जाए, मेरे पोजेशन में हो। और तुम उमर से मोहब्बत करती हो तो उसका इकरार नहीं करती। इकरार करती हो तो उसे हासिल नहीं करना चाहती। और मैं तो सोचती हूं कि अगर तुम उसको हासिल कर लोगी तो फिर तुम उसे पास रखना नहीं चाहोगी, है ना? शहला का लहजा मजाक उड़ाने वाला था। शहला, किसी चीज को सिर्फ मेरी मोहब्बत मेरे पास नहीं ला सकती। मैं अपने पेरेंट्स से भी मोहब्बत करती हूं। मेरी मोहब्बत उन्हें इकट्ठा नहीं रख सकी और ना ही उन्हें मेरे पास रख सकी। उमर से मोहब्बत करूंगी तो क्या होगा?
क्या वो मेरा हो जाएगा? तो फिर ये सब क्या है? कुछ भी नहीं, बस उसकी परवाह करती हूं और उससे पहुंचने वाली हर तकलीफ मुझे ज्यादा अज़ियत देती है। इसलिए मैं चाहती हूं कि उसे कोई तकलीफ ही ना पहुंचे। लेकिन देखो, हो सकता है ना कि उमर भी तुमसे मोहब्बत करता हो, वो भी तुम्हारी परवाह करता हो। शहला ने बहुत नरमी से उसे पूछा। शहला, हर जज्बा मोहब्बत नहीं होता। मगर अली से बहुत से जज्बे बिलाखिर मोहब्बत पर ही खत्म होते हैं। नहीं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो बस मुझसे हमदर्दी करता है। कम ऑन अली से। हाँ, मैं ठीक कह रही हूं शहला, वो मुझसे सिर्फ हमदर्दी करता है। जिससे हमदर्दी हो, भला उससे मोहब्बत कैसे हो सकती है? नहीं, जिससे हमदर्दी हो ना, उससे मोहब्बत नहीं होती। और शहला उसकी बात पर कुछ बिगड़ गई। क्या मतलब है आपका अली से बीबी? हमदर्दी तो वो भी आपके साथ करता है ना शायद। फाइनल ईयर का अफान महमूद जो हर तीसरे दिन दांत निकालता हुआ आ जाता है और कहता है, मिस अलीजे, आपको कोई नोट्स वगैरह तो नहीं चाहिए? या फिर वो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट का कासिम मजीद जो अपना हर स्केच पकड़े आपके पास इस्लाह के लिए मौजूद होता है, ये जानने के बावजूद कि आपका उसके डिपार्टमेंट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है हमदर्दी तुमसे बिलाल वहीद करता है, जो हर बार तुम्हें देखते ही शुरू हो जाता है, मिस अलीजे, आप बहुत कमजोर हो गई हैं, कुछ खाया पिया करें, बल्कि आए मैं आपको चाय पिलाता हूं। इतने हमदर्दी करने वाले मेरे पास होते ना, तो मैं अब तक किसी इलेक्शन में हिस्सा ले चुकी होती। वो अलीसे को हंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अलीसे के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं उभरी। हर बात मजाक नहीं होती शहला। लेकिन कुछ बातें मजाक होती हैं, और जिस बात पर हंसी आए उस पर हंस लेना चाहिए मेरी दोस्त। जैसे तुम्हारे इस फॉर्मूले पर कि उमर तुमसे हमदर्दी करता है। यह फॉर्मूला नहीं है, हकीकत है शहला। देखो, तुम जिंदगी को और दूसरे लोगों को जिस जाविये से देखने की कोशिश करती हो ना, वो जाविया बदल लो। शहला एकदम संजीदा हो गई। तुम में इतनी खूबियां अली से कि उन पर किताब लिखी जा सकती है, लेकिन तुम खुद अपनी अहमियत को मानने पर तैयार ही नहीं हो। लेकिन शहला, तुम मेरी बात नहीं कर रही थी ना, चलो हम किसी और मौजू पर बात करते हैं। और उसने बात को बदल दिया। बहुत खूब, अपने बारे में बात करने से डरती क्यों तुम अली से? मैं डरती नहीं हूं, बस अली से तुम्हारे लिए जो चंद चीजें अहम है ना, उनमें से एक उमर जहांगीर भी है और हमेशा रहेगा। मान लो इस बात को। तुम लाख कहो कि तुम उसे पाना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें उसकी ख्वाहिश है, और मैं ये बात जानती हूं। नहीं, मुझे ख्वाहिश नहीं है। तो फिर हर वक्त उमर की बातें करती क्यों हो तुम? उस फाइल को खोलो और देखो कि कहां कहां तुमने एक ही चेहरा स्केच किया हुआ है। कितनी बार तुमने उसका नाम लिखा हुआ है, और तुम कहती हो तुम्हें उसकी ख्वाहिश नहीं है। आखिर किसको फरेब देना चाहती हो तुम? मुझे, अपने आप को, या फिर सारी दुनिया को? मैं उससे कभी ये नहीं कह सकती कि मुझे उससे, और उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। हाँ, कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। शहला ने उसकी बात मुकम्मल की। लेकिन आखिर क्यों नहीं कह सकती तुम? मुझे खौफ आता है। किस बात से? अगर उसने ये कह दिया कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है, तो मैं कभी दोबारा उसके सामने नहीं जा सकूंगी। उसके लहजे में इतनी बेबसी थी कि शहला को उस पर तरस आ गया था। आओ मेरी दोस्त, क्लास में चलते हैं, पीरियड शुरू होने वाला है।
और बात का मौजू यकदम बदलते हुए उसका हाथ पकड़कर तेजी से चल पड़ी। अगर वो कुछ देर और वहां खड़ी रहती तो अलीज़ा की आंखों में उमड़ती हुई नमी बरसना शुरू हो जाती। वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। साथ ही हुआ बाब 17 भी खत्म। अब शुरू होता है बाब 18। और जनाब अगला सीन अलीज़ा के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं होता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अलीज़ा ने जब अपने पेपर्स दिए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी, उसने कोई अच्छी तैयारी नहीं की थी और अब उसका रिजल्ट आ चुका है और वो रिजल्ट हाथ लग चुका है नानो के। और नानो ने पूरे घर में तहलका मचाया हुआ। ऊंचा ऊंचा नानो कुछ बोल रही थी और कह रही थी, तुमने रिजल्ट देखा है अपना? उमर ने नानो को बुलंद आवाज में कहते सुना और उनकी आवाज में बेतहाशा गुस्सा भी था। और वो लाउंज के दरवाजे में ही रुक गया। अंदर जाने से पहले उसने सूरत हाल समझने की कोशिश की और अपना बैग उसने उतार कर रख दिया। इस तरह ए लेवल्स किस तरह क्लियर करोगी तुम? 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो, छुट्टियों में करती क्या रही हो तुम? और नानो वाकई बहुत गुस्से में थी, जबकि अलीज़ा सोफे के कोने में खामोशी से बैठी हुई थी। ऐसे ही होता है हमारे घर में भी। खैर, वो बेचारी कह रही थी कि मैं आइंदा ज्यादा मेहनत करूंगी। कौन सी मेहनत? ये वाली मेहनत जो तुमने इस बार की है? मेरी तो समझ में नहीं आता कि पेपर्स करते हुए तुम्हारा ध्यान कहां होता है। तुम्हारे नाना ये कार्ड देखेंगे ना तो जानती हो कितने नाराज होंगे वो। और एक सियासी बयान जो कि अलीज़ा ने दिया, नानो मैंने बहुत मेहनत की थी मगर पता नहीं फिर भी। उसने कुछ दिल बर्दाश्त होकर कहा, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुमने मेहनत की होती तो इस कार्ड में नजर आ रही होती, मगर तुम्हें स्टडीज में दिलचस्पी कहाँ है? सारा दिन तो तुम क्रिस्टी को उठाए फिरती रहती हो, उससे फारिग होती हो तो ड्राइंग और पेंटिंग में वक्त बर्बाद करने लग जाती हो। लेकिन नानो, आपको पता है मैंने हमेशा अच्छे मार्क्स लिए हैं, सिर्फ इस बार। अब वो रोहानसी हो गई। हाँ तो इस पर क्या हुआ? कौन सी कयामत टूट पड़ी थी तुम पे? तुम्हारा कार्ड इस काबिल है कि किसी को दिखाया जाए? जो भी देखेगा कहेगा शायद मैं ही तुम पर तवज्जो नहीं देती, वरना तुम इस तरह का रिजल्ट तो कभी ना दिखाती। उन्होंने गुस्से में हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड अलीज़ा की तरफ उछाल दिया और कार्ड उससे टकराता हुआ कालीन पर जा गिरा। उमर ने उससे ज्यादा देर वहां खड़ा रहना बेकार समझा और एंट्री मारी हीरो की तरह। हेलो ग्रैनी, वो बड़े खुशगवार अंदाज में कहता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ। उमर, तुम इतना अचानक आ गए हो? नानू ने कुछ हैरान होते हुए उससे पूछा। बहुत अचानक तो नहीं, मगर बहरहाल आ ही गया हूं, उमर ने जवाब देते हुए अलीज़ा को देखा जो आस्तीन से आंखें पोंछते हुए कार्ड उठा रही थी। खैर, नानो अब भी मुतमईन नहीं थी और कहने लगी, लेकिन तुम्हें तो अभी भी कुछ दिन और रहना था ना सवात में। हाँ रहना तो था, मगर बस अचानक ही मूड बदल गया ना। और ये बताएं कि आप अलीज़ा को क्यों डांट रही हैं? वो अपना सामान रखकर सोफे पर बैठ गया और नानो ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि बात को गोलमोल करते हुए कहने लगी, आने से पहले इतला दे देते ना तो मैं ड्राइवर को एयरपोर्ट पर भेज देती। नानो ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय एक और शिकवा ही कर दिया। काफी गुस्से में है नानो इस वक्त। लेकिन मैं तो बाय रोड आया हूं, कोस्टर पर। क्या? कोस्टर पर? खामखा की बेवकूफी, नानो बुड़बुड़ाई थी। अब नानो की तोपों का रुख अलीज़ा से हटकर उमर की तरफ हो गया था। ग्रैनी, इसे बेवकूफी नहीं एडवेंचर कहते हैं। उसका इत्मीनान बरकरार था। हाँ हाँ, यहां तक सही सलामत पहुंच गए हो ना, इसीलिए इसे एडवेंचर कह रहे हो। ग्रैनी, प्लेन के जरिए भी सही सलामत पहुंचने की कोई गारंटी तो नहीं होती ना। मैं तो उसे भी एडवेंचर ही कहता, मगर आप मुझे ये बताएं कि अलीज़ा को क्यों डांट रही हैं? उसने किन अखियों से सर झुकाए बैठी अलीज़ा को देखते हुए कहा था। फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आया बीबी का और बुरी तरह से फेल है।
नानो के चेहरे पर एक बार फिर खफकी झलकने लगी और उमर ने अलीज़े की गर्दन को मज़ीद झुकते हुए देखा और फिर उसी इत्मीनान के साथ वो दोबारा ग्रैनी की तरफ मुतवज्जा हुआ। बस इतनी सी बात है। मैं समझा पता नहीं क्या कयामत आ गई है। वैसे ग्रैनी, फेल तो बस फेल नहीं होता, ये बुरी तरह से फेल और अच्छी तरह से फेल, ये क्या होता है? फजूल बातें मत करो उमर, तुम्हें पता है कि ये 2 सब्जेक्ट्स में फेल है। और अलीज़े का दिल चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। रियली? आई डोंट बिलीव इट। उमर ने हैरानी की भरपूर अदाकारी की और अलीज़े को देखा। इसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात है? जाके कार्ड देख लो इसका। नानो उसकी बात को ठीक तरह समझ नहीं सकी थी, लेकिन उमर की अगली हरकत ने उन्हें चंद सेकंड में सब कुछ समझा दिया था। उमर ने सोफे पर बैठे बैठे कुछ आगे की तरफ झुकते हुए अलीज़े के दाएं हाथ को थामा और उसकी पुश्त थपथपाते हुए कहा, कांग्रेट्स कजन, मुबारक हो, तुमने तो हैरानी कर दिया मुझे। वो काम किया जो इस फैमिली में कोई मर्द भी नहीं कर सका। कीप इट अप। अलीज़े ने कुछ बदहवास होकर उसके चेहरे को देखा, लेकिन वहां कोई संजीदगी के साथ खराज तहसीन के जज्बात और तासुरात थे और नानो तो यकदम मुश्तअल हो गई। ऐसे कजन्स हो ना इंसान की जिंदगी में तो भाई मजे ही आ जाए। और नानो आई और कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरा? अरे बिल्कुल भी नहीं ग्रैनी, मैं तो सिर्फ दाद दे रहा हूं। फेल होने वाले को भला कौन सी दाद दी जाती है? नहीं नहीं, खाली दाद नहीं दी जाती, हौसला अफजाई भी की जाती है ग्रैनी। उसने बड़े इत्मीनान से वजाहत की। बहुत खूब, फेल होने वाले को दाद देते हैं और उसकी हौसला अफजाई करते हैं, ये कहना चाह रहे हो तुम? नानो का पारिया तो हाई से हाई होता जा रहा था। दाद और हौसला अफजाई सिर्फ ऐसे काम पर दी जाती है जो उससे पहले ना किया गया हो। जैसे देखे ना, हमारी फैमिली में अलीज़े वाला काम पहले कभी किसी ने नहीं किया, तो बनती है ना दाद। उसका इत्मीनान अब भी बरकरार था। क्लैप्स बनती हैं इस बात पे। और नानो भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। कहने लगी, दाद और हौसला अफजाई हर अच्छे काम पर दी जाती है। नानो ने इस पर अपनी बात चबा कर कही। ठीक है, आप साबित करें ग्रैनी के फेल होना एक बुरा काम है। वो एकदम जैसे बहस के मूड में आ गया हो। तुम फजूल बकवास मत करो उमर। अरे इसमें बकवास वाली बात ही नहीं है। आप बताएं कि आज तक कभी किसी को एग्जाम्स में फेल होने की वजह से उम्र कैद या फिर फांसी हुई, या फिर दोज़ख में भेजे जाने वालों में कितने लोग सिर्फ इम्तिहान में फेल होने की वजह से वहां जाएंगे? एक भी नहीं ना, तो फिर ये बुरा काम नहीं है। ग्रेट, ठीक है, रात को तुम्हारे दादा आएंगे ना और अलीज़े का रिजल्ट देखेंगे, तो उसके बाद तुम अपनी ये तकरीर उनके सामने फिर से करना और फिर वो तुम्हें बताएंगे कि फेल होने से कितनी नेकियां मिलती हैं। नानो के इश्तियाल में कुछ और इजाफा हुआ था। कोई बात नहीं ग्रैनी, अगर ग्रैंडपा से भी बात हो जाएगी तो कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताएं कि कुछ पानी वानी पिलाने का इरादा है या मैं वापस सवाद ही चला जाऊं? उमर ने एक बार फिर महारत से बात का मौजू बदलते हुए कहा। और नानो कुछ देर कुछ भी कहे बगैर उसे घूरती रही और उसके बाद उन्होंने खानसामा को आवाज दी। नानो मैं जाऊं? उमर ने अलीज़े की मिनमिनाहट सुनी जिसे नानो ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया। उसने एक बार फिर से कहा और इससे पहले कि नानो इस बार भी पहले की तरह उसके सवाल को नजरअंदाज करती, उमर ने मुदाखलत की। ग्रैनी, अलीज़े कुछ पूछ रही है ना आपसे? उसने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा। मेरी तरफ से तो जहन्नुम में जाएगी। नानो ने खासी रुखाई और सर्द मेहटी से कहा और अलीज़े एक झटके से उठी और तकरीबन भागती हुई लाउंज से निकल गई।
आप बाज़ दफ़ा ना बहुत तल्ख हो जाती हैं ग्रैनी, ख़ासतौर पर अलीज़े के साथ। उसके जाते उमर ने संजीदगी से अब ग्रैनी से कहा था। हाँ, हो जाती हूँ, इसलिए क्योंकि वो कभी भी मेरी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरती, हमेशा मुझे लेट डाउन ही करती है। एक स्टडीज़ में मुझे थोड़ा इत्मीनान था तो इस पर वो भी ख़त्म हो गया, नानू ने उसी सर्द महरी से कहा। वो स्टडीज़ में वीक है? उमर ने उनसे पूछा। नहीं, कभी भी नहीं, और ये तो पहली बार हुआ है, इसीलिए तो मुझे इतना शॉक लगा है। आपने उससे पूछने की कोशिश की कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों थी उसकी? क्या पूछूं मैं उससे? उसके पास तो हर सवाल का एक ही जवाब होता है, मैं परेशान हो गई थी इसलिए। अब बंदा पूछे कि ऐसी कौन सी परेशानियां लाहक हो गई हैं उसे इस उम्र में कि वो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से पास भी नहीं हो सकती। ग्रैनी, आप जानती तो हैं कि वो डिस्टर्ब थी, शायद इसी वजह से। और ग्रैनी ने उसकी बात काट दी। देखो, कम से कम स्टडीज के सिलसिले में मैं इस तरह का कोई एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहती। वो डिस्टर्ब हो या ना हो, एग्जाम्स में उसे अच्छे ग्रेड्स लेने होंगे, लेकिन आपको उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उसे बहुत अच्छी तरह समझती हूं, मगर तुम नहीं समझते। बचपन से मेरे पास ही रही है वो, मेरी ही जिम्मेदारी समझते हैं सब उसे। क्या कहेंगे सबके, मैं उसे पढ़ा भी नहीं सकी। पीएचडी तो नहीं कर रही ना वो, ए लेवल्स ही कर रही है। क्या ए लेवल्स भी नहीं कर सकती अब वो? मैं क्या जवाब दूंगी बताओ ना उसके माँ बाप को। तुम जानते नहीं हो अपनी फूफो को, समीना तो मेरी जान खा जाएगी। उस दिन तो बड़ी तकरीरें कर रहे थे तुम के उसकी शादी अभी ना करूं, उसे पढ़ने दूं। अब बताओ कैसे आगे पढ़ सकती है वो जब उसने। और उमर ने संजीदगी से उनकी बात सुनते सुनते काट दी। इस पर अगर उसकी परफॉर्मेंस खराब रही है तो जरूरी नहीं कि अगली बार भी ऐसा हो। सिर्फ एक बार खराब रिजल्ट पर इस तरह तो नहीं करना चाहिए ना। मैं तो जिस तरह रिएक्ट कर रही हूं, मगर तुम्हारे दादा को पता चला ना तो वो इससे ज्यादा बुरी तरह रिएक्ट करेंगे। अच्छा, और उससे क्या हो जाएगा? इस तरह उसके ग्रेड बेहतर हो जाएंगे क्या? और नानो उसके सवाल पर खामोश रही। कभी आप उसकी शादी के प्लान बना रही होती हैं, कभी स्टडीज में लापरवाही बरतने पर अपना बीपी आप हाई कर लेती हैं। उसको उसकी जिंदगी अपनी मर्जी से क्यों नहीं गुजारने देती आप? और अब नानो के माथे पर बल पड़ गए थे। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब बिल्कुल साफ है, उस पर अपनी मर्जी मत ठूंसें, हर बात में मुदाखलत ना करें आप। उमर तो वाकई नानो को लाजवाब करता जा रहा है। अच्छा, हर बात में मुदाखलत ना करूं, वो जो करना चाहती है उसे करने दूं, फेल होती है तो होती रहे, खुद को तबाह करती है तो खुद को तबाह करने दूं। बहुत खूब बेटा, नानो ने तंजिया अंदाज में कहा था। कोई खुद को तबाह नहीं करेगी, वो इतनी बेवकूफ नहीं है, मगर उसको अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने दें। हाँ, फेल होती है तो होने दे, उसका प्रॉब्लम है, उसको हल निकालने दें। ठोकर खाती है तो खाने दें, गिरती है तो गिरने दें, मगर उसको किसी सहारे के बगैर खड़ा होना सीखने दें। जमीन पर पैर कैसे जमाते हैं, जो उसे आना चाहिए, उसकी उंगली अब आप छोड़ दें। वो इतनी बड़ी नहीं हुई उम्र, तो होने देना उसको बड़ा। आफ्टर ऑल कितनी देर आप उसे छोटा रखेंगी? मेरी समझ में ये नहीं आता कि यहां पाकिस्तान में ये क्यों होता है, क्यों आपकी जनरेशन बच्चों पर इतनी डोमिनेंस रखती है। वो कुछ उलझे अंदाज में कह रहा था। जिसे तुम डोमिनेंस कहते हो, हम उसे गाइडेंस कहते हैं। नानो अपनी बात पर कायम थी। और ये जो गाइडेंस होती है ना, ये मुश्किल वक्त में फैसले करने में कभी आपकी मदद नहीं करती ग्रैनी, कभी आपके काम भी नहीं आती। हर जनरेशन को सिर्फ ये ना सिखाएं कि पानी का ग्लास पकड़कर पीने का मुहज्जब तरीका क्या है, कहां हल्की आवाज में बात करनी है और कहां ऊंची में, और घर के अंदर आते हुए डोर मैट पर जॉगर्स को कितनी बार रगड़ना चाहिए, शर्ट का सबसे ऊपर वाला बटन बंद रखना चाहिए या खुला। ग्रैनी, ये सब कुछ सीखना हमारी जरूरत नहीं है। इस जनरेशन के प्रॉब्लम्स और हैं,
आपके ज़माने की तरह हमारा वाहिद प्रॉब्लम अपने आप को और अपने ख़ानदान को ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर्ड लिबरल पेश करना नहीं है। हमको मैनर्स ना सिखाएं, बल्कि हमें ये बताएं कि हम इतनी तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में अपना वजूद कैसे कायम रखें, अपने लिए कौन सी वैल्यूज़ का इंतखाब करें और फिर उन वैल्यूज़ को इंटैक्ट कैसे रखें, रिलेशनशिप्स कैसे बनाएं और उन्हें बरकरार कैसे रखें, अपना मेंटल इक्विलिब्रियम कैसे रखें, जब स्ट्रेस हो तो उससे छुटकारा कैसे पाएं, और जब डिप्रेशन हो तो उससे निजात कैसे हासिल करें। अपनी तन्हाई का इलाज किस चीज से करें, और इन सब चीजों के बारे में आप हमें बताएं, इन सब चीजों के बारे में आप हमें गाइड करें। आपकी जनरेशन ने जिंदगी को शायद अच्छे मार्क्स और अच्छे मैनर्स के दरमियान इस तरह से तकसीम कर दिया है कि हम में से बहुत से वैसे ही गुम जाते हैं। जहां तक अलीज़े का ताल्लुक है तो उसको तो आपने माजूर ही कर दिया है। मैं जब से यहां आया हूं हैरान हो रहा हूं, आप उसको अच्छा कहते हैं और वो खुद को अच्छा तभी समझती है, और जब आप उसको बुरा कहते हैं तो वो खुद को बुरा समझती है, जैसे उसकी तो अपनी कोई सोच है ही नहीं और ना ही नजर। वो दुनिया में आपकी आंखों से देखती है और आपके दिमाग से सोचती है, आपके मयार के मुताबिक फैसला करती है और आपकी पसंद और नापसंद के मुताबिक बरतती है। मगर कितनी देर तक ग्रैनी? एक स्टेज ऐसी आती है कि जब सब कुछ स्टैग्नेंट हो जाता है, फिर अपने इर्द गिर्द की दुनिया कितनी बुरी लगती है, आप उसका अंदाजा ही नहीं कर सकती। फिर ना अपनी समझ आती है और ना ही दूसरों की। उस वक्त दिल चाहता है कि हर चीज छोड़ दी जाए, चाहे वो खूनी रिश्ते ही क्यों ना हो। और आपको पता है हमारी फैमिली में पिछले कई सालों से यही सब कुछ तो हो रहा है। हम सभी लोग ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है। यह रेस बस तब खत्म होती है जब आप गिर जाते हैं और गिरने के बाद दोबारा उठा नहीं जाता। ग्रैनी, कम से कम अलीज़े को तो इस रेस में मत दौड़ाएं। उसको तो जिंदगी गुजारने दें, एंजॉय करने दें उसको। वो ख्वाब देखने दें जो वो देखना चाहती है। उसके वजूद में, उसकी शख्सियत में खामियों की इतनी मीखें इतनी बेरहमी से ना ठोंकिए कि सारी उम्र उनसे रिसने वाला लहू उसके वजूद को आलूदा रखे। और बात करते करते अचानक उसकी आवाज भर्रा गई थी, ऐसे जैसे उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वो बात करते करते यकदम तेजी से उठकर लाउंज से निकल गया और नानो बिल्कुल साकित बैठी थी। ऐसा क्या हुआ था कि उमर की आवाज यूं भर्रा गई? वो अपनी आंखों में नमूदार होने वाली नमी को छुपाने के लिए यूं भाग गया। आखिर वो सवात से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया था? और सवात में उमर के साथ ऐसा क्या हुआ था? वो कुछ माऊफ जहन के साथ मुसलसल यही बात सोच रही थी। इस वक्त जैसा उमर का कैरेक्टर दिखाया जा रहा है ना, कि वो इंसान जो खुद शायद बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना कर रहा है, काफी सारी ऐसी चीजों से वो गुजर रहा है जो उसके लिए बाइस तकलीफ हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने चेहरे पे उस मुस्कुराहट को खत्म नहीं होने दे रहा, लोगों के सामने मुस्कुरा रहा है, बल्कि सबके लिए वो इतना ऑप्टिमिस्टिक सोचता है। ये सब कुछ होने के बावजूद जो उसके साथ बज़ाहिर हो रहा है और हमें नहीं अभी पता,
और वो ये नहीं चाह रहा कि जैसे जिंदगी उसके साथ कर रही है या उसके घर वाले या फिर खानदान या फिर क्या, वो किसी और के साथ ना हो। और अलीज़े को जिस तरह से वो प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे उसके लिए फाइट कर रहा है हर चीज में, और इतना सपोर्टिव कैरेक्टर दिखाया जा रहा है। कैसे सीन में जब वो फेल हुई तो उस चीज को भी उसने इतना पॉजिटिवली लिया और उसको मोटिवेट किया। बहुत खूबसूरत कैरेक्टर इस वक्त उमर का लग रहा है। आई होप कि यही चीज कंटिन्यू रहेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि उमर का कैरेक्टर आपको कैसा लग रहा है। मुझे अलीज़े से ज़्यादा इस वक्त उमर का कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आ रहा है। ऐसे लोग हर इंसान की लाइफ में होने चाहिए। यहाँ पे बाब 18 खत्म हो चुका है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं बाब 19। अब यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रही है नानो और अलीज़े के बीच में, और अलीज़े कहीं जा रही होती है। कहाँ जा रही होती है, चलिए जानते हैं। नानो अलीज़े से कहती हैं, फिर कब तक आ जाओगी तुम? और नानो ने शायद ये बात 10वीं बार पूछी थी और अलीज़े ने 10वीं बार भी उतने ही तहम्मुल से जवाब दिया था। नानो, परसों शाम तक वापसी हो जाएगी। तुम जब तक वापस नहीं आ जाती ना, मुझे तो फिक्र ही रहेगी। फिक्र करने वाली कौन सी बात है नानो, मैं कौन सा अकेली जा रही हूं? अलीज़े ने तसल्ली दी। फिर भी अलीज़े, पता है ना वहां कैसा माहौल है, कैसे लोग हैं वहां के। अच्छे लोग होंगे, पहले भी हमारे डिपार्टमेंट के बहुत से ग्रुप कई साल वहां जाते रहे हैं ना, जाहिर अच्छे लोग होंगे, तभी तो बार बार हमारा डिपार्टमेंट वहीं जाता है। अलीज़े ने आखिरी बार अपने बैग को चेक करते हुए बंद किया। पता नहीं वहां कैसे रहोगी तुम, गांव है ना वो। अरे नानो, कुछ नहीं होता, मैं कौन सा सारी उम्र के लिए वहां जा रही हूं, 2 ही दिन की तो बात है, फिर आ जाऊंगी ना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अपने साथ पानी रख लेना, गांव में पानी साफ नहीं होता और सफाई भी तो नहीं होती ना वहां। नानो, अब मैं पानी तो साथ लेकर नहीं जाऊंगी ना, जैसा पानी सब पियेंगे मैं भी पी लूंगी। अलीज़े ने साफ इनकार कर दिया। नहीं मेरा बच्चा, तुम बीमार हो जाओगी। कुछ नहीं होगा नानो, अब मैं स्टडी टूर पर जा रही हूं और जिन लोगों की जिंदगियों को ऑब्जर्व करने जा रही हूं उनके साथ पानी भी ना पीऊं तो फिर मैं तो बस झूठ ही लिखूंगी ना। सोशियोलॉजी है मेरा सब्जेक्ट नानो, आप कुछ तो सोचें। लेकिन सोशियोलॉजी ये तो नहीं कहती ना कि बंदा अपनी सेहत का ख्याल ही न रखे। नानो, वो लोग भी वही कुछ खा पी कर जिंदा हैं जो आपके नजदीक हाइजेनिक नहीं है, इसलिए 2 दिन वो सब कुछ खाकर मैं भी फौत नहीं होंगी। तुम नहीं समझती, उन लोगों को आदत है, वो इसी माहौल में पले बड़े हैं, लेकिन तुम्हें तो आदत नहीं है ना, और इस तरह के माहौल में तुम पली भी नहीं हो। नानो अब भी अपनी बात पर कायम थी। अच्छा ठीक है, मैं सुबह जाते हुए देखूंगी। अलीज़े ने मजीद बहस करना मुनासिब नहीं समझा था और उन्हें टाल दिया। देखूंगी नहीं, मैंने एक छोटे बैग में टिन रखवा दी है, कोशिश करना कोई फजूल चीज वहां से मत खाओ, और कल का खाना तो मैं सुबह तुम्हारे साथ तुम्हें दे ही दूंगी, शाम तक के लिए काफी होगा, और परसों तुम उन टिन को इस्तेमाल कर लेना। नानो से हिदायत दे रही थी और वो चुपचाप सुनती रही। खाना साथ ले जाने में वैसे भी कोई हर्ज नहीं था, सब मिलकर उस खाने से अच्छी इंजॉयमेंट हासिल कर सकते थे, उसने सोचा। उसकी क्लास स्टडी टूर पर 2 दिन के लिए डस्का के करीब किसी गांव में जा रही थी। 2 दिन के क़याम के दौरान उन्हें इस गांव और इससे मुल्हिक इलाकों में पिछले कुछ सालों में एनजीओस की तरफ से होने वाली दही इस्लाहात का जायजा लेना था और फिर उस पर एक रिपोर्ट भी तैयार करनी थी। अलीज़े उस टूर की इत्ला पर सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। उसे पहली बार किसी गांव में जाने का मौका मिला था, और न सिर्फ वहां जाने का मौका मिला था बल्कि वहां रहने का भी मौका मिल रहा था। जबकि इससे पहले होने वाले तमाम स्टडी टूर्स किसी न किसी तरह लाहौर और उसके गर्दो नवाह तक ही महदूद रहते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि वो लोग इतनी दूर जा रहे थे और वो भी गांव में, और उनके कयाम का बंदोबस्त वहां के कुछ जमींदार घरानों में किया गया था। इसलिए नानो भी परेशान थी और उन्होंने बहुत आसानी से उसे जाने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन बहरहाल दे तो दी थी और अलीज़े के लिए इतना ही काफी था। और अब सुबह सवेरे से यूनिवर्सिटी से अपने सफर का आगाज करना था और रात को वो अपनी पैकिंग कर रही थी जब नानो ने उसके सर पर खड़े होकर फिर से हिदायत देना शुरू कर दी थी। उसके बाद खाने की मेज पर नानो ने यह खबर उमर को भी दी थी और वह सालन के डोंगे में से सालन निकालते निकालते रुक गया
क्यों भाई अलीसे, गांव में क्या करोगे तुम लोग? बस थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे। जा कहां रहे हो तुम लोग? और अलीसे ने उसे गांव का नाम बताया। किस चीज के बारे में रिसर्च करनी है? वो बहुत मुतजस्सिस नजर आ रहा था। वहां कुछ सालों से चंद एनजीओज काफी काम कर रही हैं सोशल डेवलपमेंट और दही इस्लाहात के हवाले से, तो बस उन्हीं काम का जायजा लेना है और उनका तरीकाकार और इतनी कामयाबी से वहां कैसे काम हो रहे हैं सब कुछ देखना है। उसने बड़ी संजीदगी से बताना शुरू किया था, मगर उसके जवाब पर उमर का रद्द-ए-अमल इंतहाई हैरत अंगेज था। वो बेख्तियार कहकहा लगाकर हंसने लगा और फिर काफी देर तक हंसता रहा। और अलीसे को कुछ शर्मिंदगी होगी, उसे अपनी हितक का एहसास हुआ था। और फिर नानू कुछ हैरान हुई उमर को देखकर और कहने लगी, क्या हुआ उमर, हंस क्यों रहे हो तुम? और फिर अचानक से उसने खुद पर काबू पाते हुए पानी का ग्लास हाथ में लिया। पानी के चंद घूंट लेने के बाद उसने अलीसे से कहा, अच्छा तो आप वहां इन चीजों पर रिसर्च करने जा रही हैं? और अलीसे ने अब कोई जवाब नहीं दिया। वो चेहरे पर खफकी के तासुरात लिए खाने में मसरूफ थी और उमर ने उसकी खफकी को जैसे भांप लिया था। ये जो तुम लोगों का डिपार्टमेंट वहां स्टडी टूर के लिए जा रहा है ना, ये खुद ही जा रहा है या किसी इनविटेशन पर जा रहा है? अलीसे ने चौंक कर उसे देखा। मेरा मतलब है कोई स्पॉन्सर कर रहा है इस टूर को, उसने वजाहत की। हाँ, वहां काम करने वाली एक एनजीओ है, अलीसे ने मुख्तसर जवाब दिया। और उमर ने उसका जवाब सुनकर बड़ी रवानी और इत्मीनान के साथ उस एनजीओ का नाम दोहरा दिया और अलीसे हैरान रह गई। आप कैसे जानते हैं हमें उस एनजीओ ने स्पॉन्सर किया है? बस जी, हमारी भी कुछ सर्विसेज हैं। वो अब इत्मीनान से चावल खाने में मसरूफ हो गया था। और आप हंसे क्यों थे? इस पर अलीसे ने भी उससे कड़े कड़े तेवरों से पूछा। हर उमर एक बार फिर मुस्कुराया। बस ऐसे ही, वो तुम कह रही थी ना कि एनजीओ की कामयाबियां और तरीका, वो सोशल डेवलपमेंट और वो दही इस्लाहात, तो बस मुझे बहुत हंसी आ गई उस बात पे। लेकिन देखिए, इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं है ना। अलीसे अब भी बरहम थी। अगर बंदा एक ऐसी चीज पर रिसर्च करने जा रहा हो जिसका कोई वजूद ही ना हो, तो फिर मेरे जैसे बंदे को तो हंसी आएगी ना। क्या मतलब? अलीसे बीबी, वहां जाकर आप अपना वक्त जाया मत करें। हमसे पूछ लें, सारी इंफॉर्मेशन आपको घर बैठे दे देंगे, आप बस हुक्म करें। उसकी मुस्कुराहट बेहद मायने खेज थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कह क्या रहे हैं। वो उलझ गई। मैं यही बता रहा हूं कि एनजीओ वहां इस किस्म का कोई काम नहीं कर रही जिसके बारे में आप अभी ऐलान फरमा रही थी। ये जो सारी एजेंसीज है ना, ये डोनर एजेंसीज के रुपए के बलबूते पर चलती हैं। और ये डोनर एजेंसीज यूरोपियन होती हैं या फिर अमेरिकन, और उन्हें उनकी गवर्नमेंट पैसे देती है। आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका या यूरोप यहां दही इस्लाहात पर अपना रुपया जाया करेगी? अलीसे बीबी, जिस मुल्क की 70% आबादी देहात में रहती हो, वहां दही इस्लाहात का मतलब है कि आपने उस मुल्क की इकोनॉमी को सही डायरेक्शन दी और तरक्की के लिए एक संगे बुनियाद रख दिया। कौन सा मुल्क इतना अहमक होगा कि वो अपना रुपया दूसरे मुल्क की तरक्की या बकौल आपके दही इस्लाहात पर लगाए? वहां एनजीओस ऐसा कुछ भी नहीं कर रही और वो कुछ और ही कर रही हैं। वो अपनी प्लेट में कुछ और चावल निकालते हुए कहता जा रहा था, ये कैसे हो सकता है कि पिछले कई साल से हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वहां हमारे डिपार्टमेंट को भेजवाते रहे हैं और वो सब लोग वही कुछ लिखते हैं जो मैं बता रही हूं, और फिर इंटरनेशनल मीडिया भी तो काफी अरसे से वहां एनजीओस की कारकर्दगी पर लिखता है। मीडिया को धोखा कैसे दिया जा सकता है भला? अलीसे ने जवाब दिया था। और उमर ने खाना खाते हुए अचानक सर उठाकर अलीसे के सामने अपने हाथ की 2 उंगलियां उठा दी। अच्छा बताओ अलीसे, ये कितनी उंगलियां? बड़ी मुलायमत से उससे पूछा गया था और वह सवाल पर गड़बड़ा गई और उसके चेहरे से अंदाजा नहीं कर पाई कि वह संजीदा था या मजाक कर रहा था। 2 बेख्तियार उसके मुंह से निकला। गुड। ये 2 उंगलियां जो आपको 2 नजर आती हैं, ये इसलिए 2 हैं क्योंकि मैंने आपको 2 ही उंगलियां दिखाई हैं, 3 या 4 नहीं।
लेकिन 2 उंगलियां नजर आने का मतलब ये तो नहीं है कि मेरे हाथ में बाकी 3 उंगलियां नहीं हैं, मगर उन 3 उंगलियों को मैं जरूरत के वक्त ही दिखाऊंगा। डीप। और अब अली से उलझती हुई नजर आई। अली से, आपको पता है आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक बहुत बड़े उल्लू हैं? नहीं, शायद ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि वो हम लोगों के नजदीक उल्लू हो सकते हैं, और हो सकता है वो इन मामलात में खासी समझदारी का मुजाहिरा भी कर रहे हों। वो पुरसोच अंदाज में कह रहा था, और अलीज़े को भी मेरी तरह कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो कहने लगी, क्या मतलब? मतलब यह है अलीज़े बीबी के यूरोप में उल्लू को एक खासा अक्लमंद जानवर समझा जाता है। आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी ऐसे ही उल्लू हो सकते हैं। और अलीज़े कुछ भी कहे बगैर उसका चेहरा देखती रही। वो अब खासी लापरवाही से पानी पीने में मसरूफ था। एनजीओ बहुत अरसे से अगर आपके डिपार्टमेंट को यहां के दौरे करवा रही है तो यकीनन हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी कुछ न कुछ पेश करती रही होगी। डॉलर्स की कमी तो नहीं होती ना इन एनजीओस के पास। पानी का ग्लास नीचे रखकर वो एक बार फिर बोलना शुरू हो गया था। लेकिन वो क्यों देंगे उन्हें डॉलर्स? अलीज़े को शौक लगा। इसीलिए ताकि आपका डिपार्टमेंट वहां के स्टडी टूर्स करके रिपोर्ट्स बनाता रहे और ये एनजीओस हमेशा गवर्नमेंट की गुड बुक्स में रहें, नाम बनता रहे, रेपुटेशन बेहतर से बेहतर होती जाए। और आपका डिपार्टमेंट कोई वाहिद डिपार्टमेंट नहीं होगा जिससे वहां के विजिट करवाए जाते हैं। दूसरी और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट्स को भी इसी तरह बुलाया जाता होगा। खुद सोचो, मुल्क की 10-12 अच्छी यूनिवर्सिटीज के कुछ अच्छे डिपार्टमेंट्स को एनजीओस बार बार इनवाइट करें, उसके बाद वो लोग अपनी रिसर्च में या फिर रिपोर्ट्स में उस खास एनजीओस का जिक्र अच्छे अल्फाज में करें, तो ये कितना बड़ा हथियार है ना ये उस एनजीओ के हाथ में कि जिसे वो कभी भी इस्तेमाल कर सकती है। वो अब कदरे संजीदा नजर आ रहा था। तो आप कहना चाहते हैं कि क्या वाकई एनजीओस उस इलाके में कुछ नहीं कर रही? अलीज़े ने कदरे हैरानी से पूछा। नहीं, वो कर रही हैं अपना काम, वो बड़ी मुस्तैदी से कर रही हैं, मगर वो काम बहरहाल उन कामों में शामिल नहीं है जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले आप कर रही थी। ये लोग वहां पिछले कई सालों से कुछ डेटा इकट्ठा करने में मसरूफ थे, बल्कि कर चुके हैं। और अलीज़े मजीद हैरान हुई। कैसा डेटा? ये जो इलाका है ना, डस्का, सियालकोट, नारोवाल और उसके इर्द गिर्द के सारे देहात, ये पिछले बहुत से सालों में बैनुल अक़वामी तौर पर बहुत मशहूर हो रहे हैं और इन पर खासी नजर रखी जाती है। और क्यों नजर रखी जा रही है? उसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसलिए कि ये इलाके मशहूर स्पोर्ट्स गुड्स की वजह से हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का काम भी होता है, लेकिन असल वजह शोहरत स्पोर्ट्स गुड्स ही हैं, और स्पोर्ट गुड्स में फुटबॉल भी। और इस वक्त यूरोप अमेरिका में इस्तेमाल होने वाला 80% फुटबॉल इसी इलाके से आता है। वो बड़ी संजीदगी से उसे तफसीलात बता रहा था और चंद लम्हे पहली वाली मुस्कुराहट उसके चेहरे से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। यही तो खूबसूरत बात थी उमर की। वो मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक से सीरियस हो जाता था और उसके बाद जो वो तफसीलात बताता था और जो कुछ भी वो शेयर करता था वो काबिले तहसीन होता था, हैरान कर देने वाला होता था। अभी थोड़ी देर पहले उसके एग्जाम्स की बात के बाद जब वो सीरियस हुआ था तो भी उसने बहुत खूबसूरत बातें कही थी। लेकिन इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बाकी पार्ट यहाँ पे ऐड करूंगी तो ये एपिसोड बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इतना बताती चलूं कि अगली एपिसोड में इसका रिमेनिंग पार्ट, जिसमें एनजीओस किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से वो करती काम कम है और शोर ज्यादा करती हैं, उस चीज पर रोशनी डाली गई है। तो हम ये जानेंगे अगली एपिसोड में।